नमस्ते, राम राम। हाँ भाई अभिषेक और बाणी मऊ में सब पीछे बोर्ड देख के ही रेलवे का पता चल गई बा। सबसे बड़ी बात ये बा कि मऊ जनपद की राजनीति में जो हलचल मचल बा इस समय वो पूरा यूपी की राजनीति में सरगर्मी बढ़ौले बा। जी हाँ, आप सही सुन रहा है। मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से विधायक दारा सिंह चौहान जौन यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा वो अपने पद से इस्तीफा दे दिले बाड़ा। ओकरे बाद से का राजनीति में बदलाव बा और बीजेपी का नुकसान हो जाए, ये सब बात करे खातिर हमारे साथ भैया हम का लगत का होई तुला। अभी में लगत का बा जनते बाड़ा कि हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब बर्बादे गुलशन करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। अब ऐसा लोग के का कहल जाए। ये लोग उनमें का नेता हवन जे जो न जब नाव डूबे लगेला तो दूसरे नाव पर चढ़ जाना, जब ओकर मजा ले लेवे ना तो दूसरा नया सिपाही तो ऊपर लोग चढ़ गई ना, तो ऐसे कोनो नेतन का भरोसा ना होला। और जब पूरा साल का मजा लेना 5 वर्ष का, तो उस समय इन लोग के गरीब ना याद आई ना। और जब आचार संहिता लागू हो गई तब कहना कि मुझे हमके गरीबन के बहुत याद आवेला, ये शासन में गरीबन के बहुत शोषण भइला, यही मारे हम जो न ये पार्टी से इस्तीफा दे के सपा का दामन थाम लेनी है। फिर साइकिलों पंचर हो जाई तो फिर कहीं हमके हाथी के सवारी ठीक लगेला। अच्छा देखा तो कितने बढ़िया बात बा ना, जौन सरकार रहत हो मन अपने जनपद से मंत्री रहत हो। अब ऐसे बढ़िया मऊ वाले का चाहिए, ऐसे बढ़िया चले से का मतलब बा भैया। जे 5 साल मंत्री हो कर भी अपने क्षेत्र के विकास के बारे में ना सोचलस, यहाँ तक कि असेंबली में भी वो चर्चा ना की ना। आज जब चुनाव करीब आ गई तब इनके मऊ मधुबन विधानसभा मऊ जिला याद आवे लगल। मतलब 5 साल कुछ ना कहीं ना का कहीं ना गया देखत ना हमें मऊ को जनता मधुबन विधानसभा की जनता देखत ना बा। देखते ना बा सो गोटवा दे देना उनके क्या कर रहे हैं मंत्री जी लाए हैं बुलडोजर डलवा रहे थे नदी में, और उसके बाद अग्नि वाला बनवा दिए। उसके बुलडोजर डलवाए बिंटोलिया बह गया तो वही ना कर रहे हैं, बनवाए तो बहुत कुछ है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी ने जो काम भी करवाया वो सीधे जनता के न बजाय मंत्री और नेताओं के पॉकेट में चला गया। हम खाए कहीं पॉकेट में चल गए ना कर मर करवले तो हमें ना करोड़ों रुपया का नदी में बोल्डर पड़ा, नेताजी के पॉकेट में पैसा। यही तो आम बात है यार। वो तो कहा था कि दारा सिंह चौहान हुए काम करा ना जब खाली लूटे का मौका मिला। उनके विचार से हम सहमत है, बल्कि 99% ना 100% सहमत है। उनका वह विचार है कि जो हम वही पार्टी में जाएं जिनमें जो हमके लूटे के मिले। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, जिनमें जो न अनुशासन के विशेष प्राथमिकता दिया जाला। प्राथमिकता दिया तब तो मधुबन की बाढ़ में खूब लूटना मंत्री जी। तो सही बात हो। देखिए हमारे साथ हैं चौहान जी। चौहान जी आप ही? हाँ, मेरा नाम अमित चौहान है। और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में चले जाएं, समाजवादी पार्टी से विधायक बन जाएं, समाजवादी पार्टी से मंत्री बन जाएं, या अन्य किसी भी पार्टियों से वो मंत्री विधायक या कुछ भी वो रहें, वो जो नेता हैं दल बदलू नेता हैं और अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनपद के लिए वो नकारे हैं, निकम्मे हैं और कुछ करने के लिए तैयार। जाति के तोरे नेता चौहान हवा वो चौहान के लिए कुछ नहीं करते हैं। जात बिरादरी की बात नहीं है यहाँ, ना जात बिरादरी की बात है यहाँ, ना धर्म की बात है यहाँ। मुद्दा है विकास का। तो ये जो नेता हैं समाजवादी पार्टी से अब चुनाव लड़ने की सुनने में आ रहा है, हवा चल रही है कि समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी से लड़ लें, भाजपा से लड़ लें, बसपा, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी से लड़ लें। आम आदमी पार्टी भी आ रही, कभी सामने देखने को मिलेगा कि उसमें भी चले गए, लेकिन विकास नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे वो 5 साल तक कैबिनेट में मंत्री रहे, इसके पहले वो मान लीजिए चुनाव हार गए थे बसपा से, लेकिन फिर बसपा में सांसद थे, इसके पहले 3 बार सांसद रहे, तो पूरा उनको माना जाता है कि वो चौहान जाति के कद्दावर नेता हैं। वो जहाँ चलते हैं तो चौहान जाति उधर वोट देती है। ये बात है कि देखिए कुछ लोग जो जनता भी है वो भी समझ नहीं पाती है नेताओं को। ये जो दल बदलू नेता हैं, ये जो, तो कहने का मतलब ये है कि विकास का अगर मुद्दा इनके सामने रखा जाए तो ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप इनके क्षेत्र में चले जाइए, आप इनके जहाँ से विधायक हैं, जहाँ से सांसद हैं, वो क्षेत्र में आप इस समय आप मऊ जनपद में खड़े हैं और यहाँ के नेता जो हैं वो यहीं के मऊ जनपद के मधुबन से विधायक हैं।
लेकिन मधुबन में अब चले जाइए, वहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होगा विकास के बारे में, क्योंकि कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। वो वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, वो चाहते तो मऊ में इतना सुंदर विकास का अवसर था, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं हुए, ना ही वो यहाँ पर एक ईंट रखने का काम किए हैं। तो ऐसे में क्या जनता उनको क्या कहे, कुछ जवाब नहीं है उनके लिए, और एकदम निकम्मे हैं और एकदम नकारे हैं। निकम्मे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे यूपी में शोर हो रहा है कि उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी से चौहान हट जाएंगे, ये मानते हैं? सभी नहीं हटेंगे, लगभग माना जाए तो चौहान उनके साथ चले जाएंगे। समुदाय का कुछ काम करते हैं, उनका आवाज उठाते नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने क्षेत्र में दिखते ही नहीं है, वो कभी समाज से अपने मिलने ही नहीं आए हैं कि उनसे कहा जाए उनके बारे में कि नहीं अच्छे हैं या सुनते हैं। जाति का नेता उनको मानते हैं चौहान का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो हमारे नेता हैं। तो भैया आपको क्या लगता है कि दारा सिंह चौहान जो पार्टी छोड़ दिए तो मऊ की राजनीति और यूपी की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? किसी भी नेता को पार्टी छोड़ने या पार्टी में रहने से पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दारा सिंह चौहान या स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी चुनाव जीते थे, इनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते थे। और 5 साल योगी जी ने इनको खाने का अवसर बहुत कम दिया, और जब खाने का अवसर नहीं मिला तो अब इनको लगा कि अगर फिर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो 5 साल फिर नहीं खाने को मिलेगा। तो ये नेता जनता के लिए नहीं है, ये अपना पॉकेट और अपना घर, अपना परिवार भरने के लिए है। चाहे समाजवादी पार्टी को देखिए या बहुजन समाज पार्टी को देखिए, सब लोग अपना घर भर रहे हैं, जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे आपने कहा कोई असर नहीं पड़ेगा उनके नाम पे, लेकिन क्या होता है कि जो अलग अलग विभिन्न जातियों से आते हैं तो इनका माना जाता है कि जाते हैं वोट बैंक तो वास्तव में प्रभाव पड़ता है। ऐसा होता है, जनता पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं रही है, जनता अपना भला अपना बुरा समझ रही है। किसी भी पार्टी ने कोरोना काल में जिस तरह लोग बेरोजगार हो गए, लोगों का धंधा चौपट हो गया, फिर भी सरकार ने लोगों को फ्री में राशन, घर, कोविड का टीकाकरण मुफ्त कराया। अगर यही दूसरी पार्टी होती केंद्र में, आपको पता होगा मनमोहन सिंह सरकार थी, मनमोहन सिंह का एक स्टेटमेंट आया था कि रुपया क्या पेड़ में फलता है। उस समय सरकारें विदेशों से कर्ज लेती थी और घोटाला करती थी। आज की सरकार विदेशों का कर्ज वापस लौटा करके और देश का विकास कर रही है, और बहुमुखी विकास हो रहा है, कहीं एक जगह नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है यूपी का क्या मूड होगा जिसे नेता लोग पार्टी छोड़ बदल रहे हैं? यूपी में कोई कुछ भी करता रहे, योगी जी की ही सरकार बनेगी, और जनता का, प्रदेश का भलाई भी इसी में है, क्योंकि योगी जी की ही सरकार बने। क्योंकि योगी जी का ना कोई परिवार है ना कोई घर है कि वो जिसके लिए चोरी करेंगे या रखेंगे, ना योगी जी का कोई रिश्तेदार, कोई भाई भतीजा, कोई राजनीति में है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार हैं, लेकिन उनका जो पूरा जो शासनिक अमला है वो उनको बदनाम करने में जुटा है, और वहीं ये भी चर्चाएं चल रही है। तो अभी ये दारा सिंह चौहान ने यही आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, लेकिन इनके सरकार में पिछड़ों दलितों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। सही बात है। पिछड़ों का जो आरक्षण का मुद्दा है, 68,000 भर्ती में वो नहीं दिया, पिछड़ी जातियां नाराज हैं इस बार। और इस बार लड़ाई जो बन रही है 15-85 की बनती जा रही है, 80-20 की नहीं। 15-85 की बन रही है। तो इन दारा सिंह चौहान को कैसा नेता मानते हैं आप? अपनी जात के बड़े नेता हैं, चौहान समाज के, उनका पूर्व में रिकॉर्ड रहा है। हाँ, कई दलों में रहे हैं, तो कुछ उनका जमीनी स्तर पर पकड़ नहीं रहता तो फिर पार्टियां क्यों लेती उनको? अपनी जात में उनका पकड़ है, पिछड़ी जात के नेता हैं बड़े। पिछड़ी जात नेता, ये क्या लगा पूरे 5 साल तक पिछड़े समाज की आवाज़ बने? वो नहीं बने, लेकिन उचित समय पे जब समय आया तो उन्होंने अपनी बात रखी। तो सत्ता भोगी मानते हैं या अवसरवादी? नहीं, अवसरवादी नहीं, वो अवसरवादी तो इसके पहले भी थे। वो कहा जाए तो भाजपा में उससे पहले भी किसी पार्टी में रहे होंगे। तो सही समय पे अब चुनाव का है, जनता के बीच में आए हैं तो जनता से अपनी बात कहे हैं, वहाँ उनकी नहीं सुनी गई होगी। पहले क्यों नहीं? यही चर्चा चल रही है कि पूरे 5 साल तक तो मलाई खाए, अंत में क्यों उनको पिछड़े और दलितों की याद आ रही है? अंत में इसलिए कि वो अपनी बात कहे, वहाँ बताए तो कि मंत्रिमंडल में अपने कैबिनेट मंत्री थे तो वहाँ कहे। वहाँ जब नहीं सुनी गई, अब जनता का फैसला है, जनता फैसला करेगी उस पर। जनता के बीच में आया चाहूँगा ये इसमें एक और चीज़ दिलचस्प देखने वाली ये है कि ये इनको कहा जाता है राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक। इनको जैसा ही महसूस होता है कि अब ये सरकार गिरने वाली है और जो सामने की सरकार है वो बनने वाली है, ये तुरंत उसमें से इस्तीफा देते हैं और जाके सामने
बैठ जाते हैं। इनको मौसम वैज्ञानिक होने के कारण इनको जानकारी रहती है कि फला सरकार बनने जा रही है। ये तो है कि मतलब वो सत्ता में अक्सर रहते हैं, पूरे सत्ता में जब रहते हैं तो अपने समाज के काम किए, मतलब जाहिर सी बात। कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री इस्तीफा दे रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, तभी हाँ, तो चर्चाएं चल रही, शोर मचा है। बहुत बड़ी बात है। और इसमें अब सोचने वाली बात है, कुछ कमियां तो रही होगी तभी तो दे रहे हैं, कोई जाना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी थी फिर भी जा रहे हैं। और इन लोगों को कहा जाता है अपने समाज का कहीं दबाव था, कहीं अपने समाज का काम नहीं करा पाए थे, समाज नाराज था इस बार, तो अपने गए हैं। तो वही हुआ जिसे हम पूरे उनके कार्यकाल का रिकॉर्ड देखे, सांसद रहे, इसमें मंत्री रहे, आपको कुछ लगा कि कुछ अपने समाज के लिए, अपने जनपद के लिए कुछ किए? ये नहीं, कुछ किए नहीं, लेकिन अपने समाज के लिए नहीं कर पाए, हो सकता है वही पीड़ा रही हो। पिछले भी मतलब सांसद रहे, मतलब कहीं ऐसा कुछ लगा कि जनपद की बात है तो कर पाते हैं ये? नहीं, जनपद की नहीं, अपनी समाज के नेता है वो। तो ऐसे कुछ पद पे रहने कुछ कर नहीं पाते हैं? नहीं। तो आप उनको पुनः विधायक बना, मान लीजिए वो सपा से आते हैं चुनाव लड़ने मऊ में, तो विधायक बनना चाहेंगे आप? ये देखिए, इस बार कास्ट कम्बिनेशन पे चुनाव होने जा रहा है और मुझे लग रहा है पुनः विधायक बनेंगे। तो मतलब कि विकास के मुद्दों से हट करके जो जातिवाद का हुआ है इस सरकार में, उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, तो बाकी जातियां, पिछड़ी जातियां भी लामबंद हुई हैं और उसका कहीं न कहीं प्रभाव दिख रहा है। देखिए, वे कह रहे हैं कि जो चुनाव होता है जाति समीकरण पे होता है, तो किसी पार्टी से आए भले न काम करो, जाति पे वोट पड़ेगा। इस पे हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बार बार गुलाम हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है ये समझने की चीज़। यहाँ की जनता भेड़ की तरह चलने का प्रयास करती थी पहले, परंतु अब ऐसा नहीं है। सभी लोग समझदार हो गए हैं, अपना भला और बुरा समझते हैं। वो भले बुरे की तो बात कर रहे हैं कि जो उनकी बात करता है नहीं, ये तो मैं उसको क्यों वोट दूं? ये कर भाई सीधे सी बात है कि जब ये 5 साल सत्ता में थे, सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी अपनी खुद की विधायक निधि थी ना, उस विधायक निधि से अपनी बिरादरी के गांव में सड़क ही बनवा दिए होते, सोलर लाइट ही लगवा दिए होते, वहाँ पे इंटरलॉकिंग ईंट लगवा दिए होते, या 4-6 गांव को गोद ले लिए होते। कुछ किए तो नहीं, कुछ किए काम? कुछ काम नहीं किए, अगर किए होते तो दिखता ना। तो ये है, जाहिर सी बात है। क्या लग रहा है चाचा कि क्या होगा? पूरा पार्टी में हलचल मचा है, मंत्री लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस समय स्थितियाँ तो ये है कि जो ये सरकार चली है 5 साल में, देखिए मैं भी चाहे एन के हिंदू हूँ तो वोट तो हिंदू को देना ही है, परंतु इन्होंने जो 5 साल चलाए इसमें अगली पिछड़ी वाला जो मामला है वाकई बहुत ही ज़्यादा हुआ है। इन्होंने केवल फॉरवर्ड जातों को ही हर जगह प्रमोट किए हैं, पिछड़ी जातियों को अनदेखा कर दिए हैं। मंत्री रहे, पूरा डिप्टी सीएम पिछड़ी से, अब कितना दिए रहे, बस नाम के रहे, लेकिन उससे संबंधित कोई काम कहें तो उनको नहीं पूरा फेज नहीं दिया गया कि आप पूरे खुल के काम करिए। उनको हमेशा कहीं न कहीं दबाया रखा गया। तो पिछड़े समाज के नेता वहाँ बोल नहीं पाते थे क्या? एकदम नहीं बोल पा रहे थे। जब ये 8 में याद आ गया तो अनुप्रिया पटेल जी को बुलाया गया और लोगों को दिया गया, नहीं इसके पहले नहीं था। जब देखे हैं कि जाति संगठन डिस्टर्ब हो रहा है, तब अनुप्रिया पटेल जी को 8 महीना पहले कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। तो ये भी बात सही है, मान लीजिए, लेकिन ये भाई भैया कह रहे थे कि मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं वो जाति के नाम पे, लेकिन पद पे रहने के बाद कुछ काम नहीं करते हैं। नहीं, करने की इच्छा रहती है, लेकिन मेन जो हेड है वो जब तक वो कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? उनको बाधा डालते हैं वो लोग। तो सदन में भी तो नहीं बोलते हैं, अपना गूंगे बन। अभी अनुप्रिया पटेल ने जब हुआ था तो उन्होंने अपने दल के लिए, अपने बिरादरी के लिए बहुत कुछ बोला, लेकिन क्या हुआ? ये आरक्षण वाला जो 69,000 हुआ उसमें क्या हुआ? पिछड़ों को कहाँ पूरा मिला? उसी में ST लगा वालों को ला दिए, फिर कुछ फॉरवर्डों को जा दिए, OBC की तो गई सीट। देखिए, हमारा समाज है, जैसे अभी अब नेता चुनते हैं तो पिछड़े नेता क्या आवाज तेजी के साथ नहीं उठा पाते हैं क्या? उठाने की कोशिश करने की दबा दिया जाता है, दब जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा अच्छा नेता चुना करिए आप लोग। हम लोग हमेशा अच्छा नेता चुनते हैं। देखिए, अच्छा, आप एक दुकान है, कुछ पूरे 5 साल में आप लोगों का कैसा लाभ रहा? देखिए, शासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो जो शासन की जो व्यवस्थाएं थी हम लोगों को तो खैर उपलब्ध हुई, लेकिन शासन की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई और शासन की हर व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? किसकी सरकार आए? किसकी सरकार आए इस बार?
अब तो आने वाली समय बताएगा, यहाँ की जनता बताएगी। अब तो हम कोई भविष्य करता तो है नहीं। मौसम वैज्ञानिक तो आप कहे बीजेपी सरकार, लेकिन मौसम वैज्ञानिक तो कह रहे हैं कि सरकार पलटने वाली है। देखिए वो तो अपने अपने विचार हैं इंसान के। बात यह है कि जो देश को देख के चलने वाली सरकार है वो तो बीजेपी का ही श्रेय जाता है। इसीलिए मुझे ना पार्टी से मतलब ना मुझे नेता से मतलब, जो देश के प्रति जो कार्य करता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। वो मुझे एक ही विकल्प दिखाई पड़ा अभी तक, वो है बीजेपी विकल्प। ठीक है, इसीलिए मैं देश के हित में वोट दूंगा। अदर में हाँ, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तो देश हित में नहीं चल रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था बताइए? अगर चल रहा होता तो गली गली में और रोडों पे जो अवैध जो कब्जा दिखाई पड़ रहा है, हरे झंडे दिखाई पड़ते, तो ये तो नहीं दिखाई पड़ता। बाउंड्री वाल नहीं होता। हाँ, हमारे धर्म के प्रति क्या किया उन्होंने बताइए? हिंदू धर्म को कहाँ पे उन्होंने दिखाया? अगर ये बात है तो मतलब धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा। धर्म की बात नहीं, हमारे देश के हित में। देश के हित में क्या, हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत किया जाए और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, बस इसके माध्यम से हम वोट देना चाहेंगे। देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। जी बिल्कुल। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश की संस्कृति उभरे और हमारी पहचान विश्व में हो, क्योंकि मेरा हमेशा सदियों से विश्व में परिचय रहा है सनातनियों के नाम से और हिंदू के नाम से। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश को हिंदू से मतलब टूट जाए, हिंदूपन का एकता खत्म हो जाए, ये नहीं चाहते, क्योंकि विश्व में ये लोग देखते हैं। हाँ, पिछले आप जैसे बीजेपी सरकार नहीं थी बाकी 70 साल में, तो क्या देश की संस्कृति खत्म हो गई थी? बिल्कुल, क्यों नहीं खत्म हुई? देखो अयोध्या में ताला पड़ा हुआ था, 70 सालों से कांग्रेस ने कभी ताला खुलवा पाया? कभी उन्होंने पूजा पाठ का शुरू कर पाए? नहीं कर पाए ना। आप काशी विश्वनाथ का देखो, जीर्णोद्वार हुआ है। ताला कौन खुलवाया था आपको पता है? राजीव गांधी खुलवाए थे। पता खुलवाए थे, लेकिन वो संपूर्णता नहीं, ऐसे खुलवा दिए थे। सिर्फ जब उन पर ज्यादा जो है एकता का एक दबाव आया तब उन्होंने खुलवाया था। ठीक है, एकता का। अब उन्होंने कोई ऐसा मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है, बीजेपी बनवा रही है। देखिए, बीजेपी एक सरकार का एक विशेष अहम हिस्सा होता है। ठीक है, एक बिल पास करना पड़ता है, उसी के माध्यम से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सरकार दिया मंदिर में? मानते हैं, लेकिन एक दबाव होता है ना, हम लोगों का वोट की एक ताकत होती है। एक अदालत दबाव पे चलेगी हिंदुस्तान में। एकता की मिसाल है। ठीक है, और जब सुनो एक ये कह रहे हैं कि बीजेपी के संविधान को मानना हर नागरिक का अधिकार है। मानते अभी तक 70 सालों से सुप्रीम कोर्ट भी था, अदर भी पार्टियां थी, उसमें नहीं। कोर्ट इसके पहले जो फैसला दिया गलत दे रही थी। पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट मतलब बीजेपी तमाम फैसला दे रही थी। जो भी फैसला पहले दे रही थी गलत दे रही थी आपके हिसाब से। सालों से सुप्रीम कोर्ट भी था, हमारे यहाँ की जनता भी थी, हमारे यहाँ का सारी संस्कृतियाँ थी, उसमें क्यों नहीं इसकी बात हुई थी? यही तो बात है। राम मंदिर आखिर बीजेपी सरकार में ही क्यों बना? हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे। सरकार के आदेश से। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, अब सरकार आएंगी और जाएंगी, पता ही नहीं है, तो मतलब किस बात की कर रहे हैं? कहने का मतलब जब आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। किस चीज का नॉलेज नहीं है? जब आप यही नहीं जान रहे कि अदालत के माध्यम से बन रही है, वो मानते हैं, सरकार की माध्यम से, लेकिन एक दबाव देख झुकाव होता है। ये नहीं भैया, ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार ने अदालत पे दबाव बनाया। हिंदूवादी सरकार नहीं, हिंदूवादी बात नहीं कि सारे साक्षी इकट्ठा किए गए, एक सत्यता की बात हुई, जहाँ पे सत्यता देखी गई वहीं पर उसका निर्माण किया गया, और उससे पहले उसकी बात ही नहीं की गई। जो था अदालत के फैसले को मानना होगा। ये भैया छोड़िए, क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? यही बनारस में। किस क्या मतलब है? मैं इस समय वही मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। ये कर रहे हैं केमिस्ट्री से। जी जी। तो इस समय हो हल्ला यही मचा कि बेरोजगारी की समस्या है, तो आपको क्या लगा? बेरोजगारी वाली बात ये है कि देखिए, नौकरी हमेशा जो है पात्रता और पे होना चाहिए। पात्रता का मतलब जानते हो कि निष्पक्ष होना चाहिए। जिसके पास जो टैलेंट होगा उसी हिसाब से नौकरी उसे मिलती है। ये नहीं कि बगैर पढ़े लिखे बगैर एग्जाम के जो है नौकरी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी सरकार में। और वही आज शक्ति हुई है, शक्ति के साथ पेपर होता है, जिसके अंदर क्वालिटी है वही आदमी आज नौकरी पा रहा है। हाँ जी जी, बोलिए। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे हैं, तो आपको क्या लगा इस सरकार में जो बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए अच्छे अवसर मिले? क्या अवसर तो मिले, पर उनके अंदर जो टैलेंट जो होगा तभी तो उसे नौकरी मिलेगी। कोई भी हो, तो टैलेंटेड नहीं है लड़के? क्या टैलेंटेड हैं, उनको नौकरी मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलती है, अवसर मिल रहा है। भाई कभी पृथ्वी बीरों से कभी खाली हो सकती है। अगर 100 वैकेंसियाँ निकली तो 100 पद भरे जाते हैं, उनमें वही लोग भरते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। अदर टैलेंट वाले बाहर चले जाते, वही लोग उसको जो है समाज को दूषित करते हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। भाई टेट परीक्षा रद्द हुआ, कैसे देख रहे हैं? सरकार कमी देख रहे हैं या लड़कों की कमी देख रहे हैं? सरकार की कमी नहीं है, कमी है हमारे जो पहले का ये जो
तंत्र बना रखा है, जिसमें जो है बहुत सारे सॉल्वर जो है बहुत सारे अपना जाल बिछा रखा, तो उनका जाल का उजागर हुआ है। हमारा कहना है कि फिर से जो है इसकी परीक्षा होगी और ये पूर्णतः जो है सही होगी परीक्षा। युवा तो कर रहे हैं सरकार जानबूझ के ऐसा की कि ताकि हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके उनकी मानसिकता है, उसके बारे में हम नहीं बता फेलियर आप नहीं मानते हैं रोजगार को लेकर के? नहीं, सरकार को दोष नहीं देंगे, दोष ये हमारे अंदर स्वयं है। क्योंकि आज हम अधिकांश लोगों को देखते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई के नाम सिर्फ मस्ती की पाठशाला करते हैं। तो मैं उनको भी चेतना देना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर कहीं जाके आप रह के पढ़ाई करते हो तो पूर्णतः दिमाग लगा के मन लगा के करना चाहिए, तभी जाके नौकरी पा पाओगे। आप सुनिए, मान लीजिए आप BHU में पढ़ रहे हैं, BHU में 100 सीट खाली है और सरकार केवल 10 भर्ती निकाल दी। अब 10,000 लोग परीक्षा देने वाले हैं। थोड़ा कि एक ही विभाग में 10 वैकेंसियां निकलेंगी, अगर भी निकलेंगी आप वेट करिएगा, जरूरी थोड़ा कि नौकरी निकलने के बाद नहीं निकलेंगी, ऐसा नहीं है। करते करते जिसकी उम्र चली गई वो कैसे उम्र कैसे चली जाएगी भाई? उम्र रुकती है, उम्र रुकती है। 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई, मास्टर में नहीं हुई, टेट का जो परीक्षा नहीं के साथ ऐसा नहीं है। संतुष्टि नहीं दे सकते। हमारे देश की सुनिए, हमारे देश की जनसंख्या पेपर लीक में सरकार कोई कमी नहीं है। सरकार की कमी बहुत है। कमी इससे पहले होती थी, इससे पहले जो सरकार थी उनमें कमियां होती थी। हमने देखा है कि कभी कभी साला कोर्ट में चला जाता था, बहुत तो नहीं हुआ, कोर्ट में तो नहीं गया, पेपर ही नहीं हुआ तो कोर्ट कहाँ देखेगी मुँह? अरे हम लोग आर्मी का भर्ती देखते थे, उसके बाद भी हम लोग का वैकेंसी उम्र हम लोग का खत्म हो गया। बताइए, आप योग्य नहीं, इनके कहने का मतलब योग्य नहीं। मैंने किया, लेकिन देखो मेरी बात सुनिए, देखो सेना की बात यह है कि सेना में आपको पता ही होना चाहिए बहुत कम समय दिया जाता है, बेरोजगारी हो गई है। योग्य नहीं थे क्या सेना के लिए? नहीं, मैंने भी सेना की तैयारी की है, पर मेरी जब रेस ही नहीं निकली तो हम किसको जो है दोषी ठहराए? हमारे अंदर योग्य नहीं थे, मैं ही नहीं था भाई। मैंने सेना की 4 साल तैयारी की, मैंने जो है एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी निकाली रेस और मेडिकल सारी मतलब प्रक्रिया पूरी की, लेकिन जब मेरिट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं किसको दे दूँ? तो ये हमारे अंदर स्वयं गलती थी ना, गलती। और हमारी पढ़ाई हमारी कहीं पर जो है, मान लीजिए सबकी एक समानता नहीं होती है। मान लीजिए BSF में सीट खाली है 5,000, 500 जब भर्ती निकालते और मान लीजिए 5,000 रहती तो आप भी नौकरी पा जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 63,000 भर्ती निकली थी 2015 की बात करता हूँ, उसमें मैंने जो है पार्टिसिपेट किया और मैंने रेस निकाली और मेडिकल पास किया, फिजिकल पास किया। जो मेरा एग्जाम हुआ उसमें मैंने बीट कर पाया, तो ये गलती हमारे पढ़ाई की थी और हमारी स्वयं थी, ठीक है। मैं ना किसी सरकार को दोष दूंगा और ना ही मैं किसी को व्यक्तिगत दोष देना चाहता हूँ। 2015 के बाद मेरी गलती। 2015 के बाद भर्तियां निकल रही है, आसानी पल बहुत सारी भर्तियां निकल रही है। आप देखिए सरकारी रिजल्ट पे, बताइए कौन सी भर्ती हुई है? वैकेंसी बताइए, आर्मी की भर्ती हुई बताइए। कौन सी नहीं भर्तियां हो रही? किस विभाग से नहीं निकल रही? टोटल निकल रही भर्ती हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आर्मी, देखिए आर्मी की बात यह है कि जब भर्ती होंगी, रैली भर्ती होती है, उसके बाद जो उनका जो समय होता है, ठीक है। 3 साल से भर्ती बताइए, 3 साल में हुई भर्ती भी आर्मी की? हो सकता है सर, नहीं वो बात नहीं है। पुलिस की भर्ती हुई है, अदर भी जरूरी थोड़ा आर्मी की भर्ती है, बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट की भर्ती हुई है। पुलिस वाली तो मेरिट पे हुई थी, जो अखिलेश के समय हुई थी। इधर कौन सी भर्ती? अब बताइए, इधर कौन सी हुई है? किसकी नहीं भर्ती हुई है? पुलिस वाली बताइए। देखो वैकेंसी लेखपाल में भी है। जब आप कितनी भर्ती हुई है? लेखपाल में वैकेंसी 5 साल में कितनी हुई है ये बताइए? अरे कितना बता दीजिए, कई हजार हुआ है 5 साल में? भर्ती हुई है बताइए। 3 साल पुलिस में भर्तियां हुई है, 3 साल लगातार कितने टीचर भर्ती हुई, क्यों नहीं हुई है भर्ती? अरे आप अभी सरकारी रिजल्ट खोल के देखिए वैकेंसी चल रही कि नहीं? आपके अंदर क्षमता हो, आपके अंदर एलिजिबिलिटी हो, आप पास करके दिखाएं। क्षमता नहीं आपके पास? बहुत क्षमता है। आप लोग पढ़ते नहीं, वो नहीं पढ़ते होंगे तो अपना बता रहे हैं, हमारा पूछिए ना। बताइए, पूरे देश में 130 करोड़ पब्लिक है, ठीक है, और SCCGD की भर्ती आई 28,000। बताइए कैसे हो पाएंगे आप? कितने साल बाद आई वो आई है पता नहीं, अभी तो 6 महीने पहले आई है, 5 नहीं है, 5 साल तो आई नहीं है। सीटेड लेक, पेड लेक, ये सहायक दरोगा की 2016 की भर्ती अभी नहीं आई है, क्या ये बात कर रहे हैं? SCCGD की भर्ती कितने साल बाद आई है पता है? पहली बार आई है मोदी सरकार में, पहली बार, और वो अभी 28,000। ये बताइए 130 करोड़, जोगी की सरकार, अगर 20 करोड़ भी लड़के होंगे पूरे, मतलब पूरे भारत में अगर 20 करोड़ लड़के होंगे तो 28,000 में कितने होंगे बताइए? अब क्या, जैसे जब हम लोग भर्ती देखते, मैं भी भर्ती देखता था उस समय, तो हर साल GD की भर्ती आती थी। अब आ रही है GD की भर्ती, आ रही है भर्ती। ये बताएंगे ये देखो भर्ती आती है। सुनिए मेरी, सुनिए मुझे याद है कांग्रेस सरकार थी जब हर साल कभी 62,000 कभी 40,000 GD की भर्ती हर वर्ष आती थी।
सफल हर मुझे नहीं लगता था सफल हो जाती। अगर सफल होती थी उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती जो शॉर्टकट से नौकरी पाना चाहते थे, उन्हीं लोगों को मिलती थी। एक निष्पक्ष आदमी की आवाज दबती थी और उन्हें निष्पक्षता के साथ नहीं मिलती थी नौकरी। भर्ती आती थी स्वयं भर्ती आती थी जैसे भी इन्होंने भर्ती रोक दिया। नहीं, भर्ती नहीं रोक दी, भर्ती बराबर। ये बताइए हमको कुछ आप बताइए 7 साल में कितना रोजगार मिला, बस हमको ये बताइए और कुछ मत बताइए। किसको नहीं आपको मिला है? मैं खुद ही जो है रोजगार में पहुंचा, लेकिन मैं रोजगार नहीं जो है एक्सेप्ट कर पाया। जैसे यूपीएसआरटीसी में भर्ती हुई, हम संविदा के पद पर हुए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हम नहीं कर पाए तो हम छोड़ दिया। तो ऐसे भी लड़के नहीं हो पाते होंगे, जाते होंगे सब अदर सरकार में भी, तो जैसे आप नहीं हो पाए पिछली सरकार में। बताइए, जब युवा के लिए आप ही ऐसे आप बात करेंगे तो बात ही अलग है। तो ये आप बात बताइए। अच्छा ये मान लीजिए ये युवा ये आर्मी का भर्ती निकला है, आप ही ईमानदारी से बताइए। हाँ, समझ रहे हैं, नहीं निकली है भर्ती, लेकिन ये बात ये है, उम्र खत्म हो गया हम लोग का। चलिए क्या किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो भाई देखो, एक ही मेरा विकल्प है, बीजेपी विकल्प है। क्यों है उसका भी कारण है, मुझे देश के हित में वोट देना है और मुझे लग रहा है कि सरकार में देश का हित होने वाला है और हमारे देश की संस्कृति को जीवंत किया जाएगा और मेरा हिंदू धर्म को परचम लहराया जाएगा। बस मेरे। अच्छा ये भैया बीजेपी चाह रहे हैं हिंदू धर्म के लिए, आपको क्या लगता है? बस हम कुछ नहीं। अभी इनकी मानसिकता जो है कि गलत है, ठीक है। अभी अपने मानसिकता में जी रहे हैं। इनको दिख रहा है एक नमक और चना, जो चना दिख रहा है और नमक दिख रहा है, और कुछ दिख नहीं रहा है। अखिलेश, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू की बात करें, क्योंकि हमारे सनातनियों ने हमेशा विदेशों में प्रचलन, हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसे महाराज, ठीक, भारतीय संस्कृति को एक विश्व स्तर पर पटल पे तैयार की उन्होंने। विवेकानंद की बात करते हैं, पढ़ जाना विवेकानंद की कल जयंती थी, युवा दिवस। विवेकानंद ये भी कहते थे कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलो। वो देखिए युवाओं को काम की बात उन्होंने बताया, हम समझ रहे हैं। तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी उन्होंने उसका विशेष बल दिया है कि अगर आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपको हर चीज में मन लगेगा। तो विवेकानंद स्वामी जी ने ये बात की, तो मैं उनकी बात को एक्सेप्ट करता हूं। प्रधानता बताया वो कर। ये बताइए बीजेपी सरकार नहीं थी तो हिंदू धर्म खतरे में था? बिल्कुल बिल्कुल, क्या नहीं, 70 सालों में सुन लो, राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल आपको पता है किस तरीके से रहा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो युवा है, धर्म चाहिए रोजगार चाहिए, हमें देश के प्रति जो काम होता है, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति जो लोग श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं आपको धर्म चाहिए, आपको धर्म रोजगार, हमको रोजगार चाहिए। हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको धर्म अपना लेंगे, हमको रोजगार दे देंगे। तो हर आदमी रोजगार, बगैर रोजगार अगर कोई जीवन यापन कर पाता है, हर आदमी रोजगार। हम हिंदू नहीं है, कहाँ लिखा है कि आप हिंदू हैं? कहाँ लिखा है कि आप हिंदू हैं? क्या जो बात करे, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम हो, जिसके अंदर जो है धर्म के प्रति जो है वो श्रद्धा हो, वो आदमी कहेगा हिंदू हूं मैं। हाँ ये चाय बेच के तो 5,000 कमाते हो, कहाँ सरकारी नौकरी कैले जरूरत है? क्या मोदी सरकार बोलती है पकौड़ा बेचिए, अच्छी कमाई है। मोदी सरकार कहती है मानते पकौड़ा बेचो। बात उनका कहने का मतलब ये है कि अगर नौकरी नहीं मिली या पढ़े लिखे हैं तो अपना धंधा करिएगा, जरूरी थोड़ा कि नौकरी पर आश्रित रहो, अपना जीवन खराब करो। कहने का मतलब भाई हमारे देश की जनता, हमारे पापा हमको पैसा देंगे पढ़ने के लिए, हम जाएंगे बीटेक करेंगे 8 लाख 10 लाख लगा के पकौड़ा छनने के लिए। देखिए वो आपकी कमजोरी है। अगर बीटेक जो जिसने बीटेक किया हो, मैं ये समझता हूँ कि वो पकौड़ा नहीं बेचेगा। वो अगर वो कोचिंग भी बच्चों को कराएगा तब भी वो एक अच्छे आम पर पहुँच जाएगा। देखिए पूरे भैया पूरे बातचीत में क्या लगा, ये किस तरह क्या, ये मोदी भक्त है भाई। हाँ ये मोदी नहीं है, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। हमारे अंदर देश के अंदर जो है जो हो रहा है हमारे देश के लिए जो हित में होगा, मैं उसके भक्त हूँ, मैं किसी सरकार के नहीं। ये मोदियाबिंद एक बीमारी है, धर्म और जात से आदमी ऊपर नहीं उठ पाता, उसी तरह शिकार है। इनको रोजगार, शिक्षा, भर्ती, ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सारी बातों के बाद हम क्लोज करते हैं। जाहिर सी बात है युवा है, उनको रोजगार की बात करेंगे, लेकिन भैया कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए हम बात करेंगे। हम युवा छोड़ करके रोजगार छोड़ के धर्म और अपनी जात की बात नहीं करेंगे, ठीक है। कहने मतलब हमें सिर्फ देश और धर्म चाहिए बस। फिर हम करें 70 साल से देश नहीं था जब ये बीजेपी था, वो सब कुछ था, लेकिन वो भी आप सब जानते हैं, ठीक है। मतलब अब नहीं हम कहना चाहिए। मोतियाबिंद का तो इलाज साइंस ने निकाल दिया था, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज अभी निकल नहीं पाया है। जब ये जो गड्ढे में गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, उनको अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे दिखाई नहीं दे रहा है दूसरी चीज। अच्छा क्या प्रोग्राम युवा की कहाँ चले गए आज? युवा तो कह रहे हैं कि हमारे वहाँ है ही नहीं है, जब सरकार कह रही है।
रोजगार नहीं है, युवा कहाँ है रोजगार के लिए? युवा नाराज है। बीजेपी सरकार ने लास्ट जो यहाँ पे आंकड़ा दिया कि 5% बेरोजगारी बची है, सब नौकरी पा गए हैं। तो लिखने के लिए तो योगी सरकार कर दिए 5% बेरोजगारी है, सब नौकरी पा गए। ऐसा है कि जो युवा रोजगार वाले हैं उनको पता है किसको वोट देना है, ठीक है। जितने युवा हैं मतलब जो रोजगार खोज रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको सबको पता है कहाँ वोट देना है और कौन हमको रोजगार दे सकता है। किसको वोट देना है? अखिलेश यादव को वोट देंगे हम। क्या नाम है आपका? अभिषेक, आगे अभिषेक यादव नाम है। तो मतलब देखना मजा हाँ, वो हमें पहले पता था कि हमारे जो है एंटी वाला डिबेट पे आज तक पे अंजनाम कश्यप अखिलेश यादव जी से पूछी थी। देखिए आप यादव जी हम वो नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान थे बीजेपी में, क्या आपको लगा काम करवाए थे 5 साल? अभी नहीं की सरकार है, पूछिए। हम लोग इलाज नहीं है, बोल दिए देखिए वो काम नहीं करवाए थे तो वो बीजेपी की सरकार थी ना, अब समाजवादी में आए तो शायद काम करवाए। वैसे नेता क्यों चुनेंगे जो कभी भाजपा? वो खुद कह रहे हैं कि हमको मतलब कुछ माना नहीं जाता था पार्टी में। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं थी। अभी आप बड़ी तार्किक बात कर रहे थे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो वो पहले सपा में थे, फिर बसपा में आए, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में जा रहे हैं। पूरे 5 साल में पूरे आपको लगा कि वो अपने पिछड़े समाज की बात, युवाओं की बात, दलितों की बात, मऊ की बात कभी किया उन्होंने? कैबिनेट मंत्री थे, मौका तो मिलता है। अब ये ना कहिएगा। देखिए वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से रुकिए, वो नहीं कहे, लेकिन वो जब इस्तीफा दिए तो उसमें लिखे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। फिर भैया देखिए तो सुनी जाती थी, विधायक में इतना सदन में तो बोलने का दम है और वो ऐसा दम नहीं बोल पा रहे, फिर काहे विधायक चुनने की बात कर रहे हैं? बोलने को मौका देंगे तब ना बोलेंगे। ये तो झूठ बात है। अब आप जो आपको मौका नहीं बोल पाया है सरकार में, आप बताइए कौन से मंत्री विधायक को? तो वो सत्ता का वो फिर मैं कहा कि वो सत्ता का मलाई तब खाए, तब कहा ने पहले इस्तीफा दे दिए। पहले कहा ने इस्तीफा दे दिया। मैं ये पहले इस्तीफा दे देते हैं, अभी वो इस्तीफा दिए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दिए हैं, वारंट निकला ना, इसीलिए उन्हें देते कि भाई हम पहले दे देंगे, पूरा बुलडोजर चल जाएगा। क्या चाहते हैं कि कोई आपके समाज का दूसरा नेता है कि ऐसे नेता है कि आज यहाँ कल वहाँ फिर पुलिस से डरे, ऐसे नेता चाहते हैं? नहीं, पुलिस से नहीं डरे, जो आए वो काम करे, ठीक है, और बच्चों को रोजगार दे। और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। अच्छा ये बात है, मान लीजिए जब अखिलेश यादव सरकार बन गई, कैबिनेट मंत्री बन गए, तो फिर वहाँ भी अगर न बोल पाए तो फिर मऊ का विकास हो पाएगा? नहीं, मऊ का विकास नहीं पाएगा, तब इनको हटाना पड़ेगा ना मंत्री पद से। तो क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए आप सपा में आएंगे, मऊ से चुनाव लड़ गए, तो आप दारा सिंह चौहान को वोट देंगे? मऊ से तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। मान लीजिए लड़ जाते हैं, मतलब वोट मांगने आ गए किसी पार्टी से, विधानसभा से थे। हाँ मान लीजिए मैं ये कहा कि सदस्य को टिकट मिल गया सपा से, हाँ, हम उनको वोट इसलिए देंगे क्योंकि हम अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करेंगे। नहीं कहेंगे अखिलेश यादव जी से कैसे लोग तक कौन रख रहे हैं? वो अखिलेश यादव जी को पता है कि हम इनको लाए हैं तो इनको कौन सा पद देना है और कहाँ देंगे तो ये क्या काम करेंगे। तो आइए स्वच्छ माइंड से बात करिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे नेता जाएं सदन में? सदन में अच्छे नेता जाएं जो काम करें और जो मतलब जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं इन लोग के बारे में सुने। आप देख रहे हैं किससे आरक्षण नहीं मिल रहा है हम लोगों की बात ना, अगड़े कहाँ जाएंगे वो समझ में नहीं है। अरे अगड़ों की तो बात हो ही रहा है भाई, उनको कौन हटाने वाला है? उनको कोई हटाने वाला है ये बताइए? अभी भर्ती हुई है शिक्षकों की 69,000 में, उसमें देख रहे हैं आरक्षण कैसे मिला है। और देखिए अमन जी यादव जी है, ये होता समाज में अन्य लोगों, पिछली बार यही हल्ला हुआ था 2017 में चुनाव में कि अखिलेश सरकार में खाली यादव प्रभावी हो गए, अन्य पिछड़ों को दबा दिया गया, ऐसा तैसा था। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, यही तो हुआ था ना कल परसों। यही सोच, देखिए सच्चाई देखिए आप, इसी बात पे तो उनको घेरा जाता है कि आप यादव हैं। नहीं देखिए होता क्या, समानता चारों तरफ ये शोर मच जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार में यादव बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं पिछड़े समाज में भी। तो ये जो आरोप लगता है चलता है, इसमें कुछ बदलाव होगा या पिछले वाला? देखिए ये गलत आरोप है, और जहाँ अखिलेश यादव जाते हैं वहाँ भीड़ जुटती है तो बस यादव होते हैं। यादव तो होते नहीं है बस, और यादव होते हैं तो बता दीजिए। और उनके पार्टी में बस यादव भरे हैं, बीजेपी में यादव नहीं है। बीजेपी में तो कहा आपका ऐसे कर सवर्णों की बीजेपी सरकार रही, तब उसमें भी तो यहाँ दारा सिंह चौहान मंत्री थे। मैं बता रहा हूँ उसमें बीजेपी यादव है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। तो फिर यही तो अगर सपा में हो जाएगा, यही तो सपा में हो जाएगा, तब दारा सिंह चौहान की फिर वहाँ नहीं सुनी जाएगी, तो चौहान कहाँ जाएंगे? अरे दारा सिंह चौहान हमारे पार्टी में ना है। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बीजेपी, एक सेकंड नहीं सुन, बीजेपी पे आरोप लगा कि वो अगड़ों की सरकार थी, उसमें पिछड़ों की नेताओं को नहीं सुनी जाती थी। आरक्षण देने में
कभी किसी लेटर कोई मंत्री लिखा 10% आरक्षण होगा, सवर्णों की आय 8 लाख है, ये लोग कितने नहीं मिलता है हम लोग उसका कौन सा हुआ बताइए। 10% हम लोग का आरक्षण नहीं मिलता है। सामान्य सवर्ण है। हाँ, शिवम सिंह नाम है हमारा सर। नहीं देखिए भैया, शिवम सिंह जैसे देखिए हम न्यूट्रल, देखिए अभी भैया एक हम न्यूट्रल बात करें, आप यादव जी हैं, आप बाबू साहब है, ठीक है भाई। जैसे पिछले हमें याद है 17 के चुनाव में ये शोर मचा कि यादव प्रभावशाली हो गए हैं। जैसे जाए वहाँ यादव जिस पद पे बस यादव हैं। हाँ, इसमें ये हुआ कि सवर्ण है, लेकिन हकीकत दोनों को पता है क्या है। हाँ, लेकिन जो ये माहौल क्यों बन जाता है सर? क्योंकि विपक्ष फैलाता है जानबूझकर माहौल कि मतलब वोट बढ़ जाए। जैसे हम आपको कहेंगे कि आप बस यादव के साथ देना, तो आपको बस यादव वोट देंगे, अब बाकी सारे कास्ट लोग हमारी तरफ आ जाएंगे। क्या इसमें भी सपा फैला लेंगे क्या? नहीं सर, इसमें ये जो कहने का मतलब है हम लोग को जैसी बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी दी जाए, यही हम लोग का कहना है। हम लोग जिसको उसके चुन सकते हैं किसी भी सरकार को, वही हम कहने का मतलब है सर। तो मतलब ये बात है कि अखिलेश यादव युवाओं की बात करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग मेरिट में उसमें जाति में नहीं था, वो सबको मिला। जो मेरिट पर जो हुआ था भर्ती पुलिस वाली, ना वो में यादव थे, मुसलमान थे, सबको भर्ती हुई। हम इस सरकार में तब एक भी भर्ती नहीं हुई, तो क्या बताएं? भर्ती हुई है, ये बोले थे कि मेरिट पे भर्ती हुई तो बस यादव भर्ती हो गए। जो पुलिस की भर्ती हुई है योगी सरकार में, उसका लिस्ट देखें आप, हैं? उसमें लिस्ट देखिए कितने यादव हैं। वो क्या योगी जी यादव को जान से पूछ के बुलाए थे? ये बताइए, आप सुबह 4 बजे भोर में जाएंगे किसी ग्राउंड पे, चुप रहे ना, आप भोर में जाएंगे किसी ग्राउंड पे, जाके पता कर लीजिए 80% लड़के यादव दौड़ते होंगे। होगा भर्ती कौन? आप होंगे? यादव हैं, चौहान है, जिस हिसाब से जो दौड़ेगा उसी हिसाब से भर्ती होगा। सुबह भोर में उठकर हम दौड़ेंगे, नौकरी आप पा जाएंगे? दौड़ से नहीं होती है, बताइए इनको। दौड़ से नहीं, इसके दौड़ से मेरिट वाली भर्ती दौड़ पे ही ना हुई थी, ये बताइए। मेरिट वाली भर्ती दौड़ पे। भैया हम लोग मूल बात पे ये आए थे कि जो अफवाहें फैलती है, अफवाहें क्या होता है, तो वो बदलाव होगा इस सरकार में। से अखिलेश यादव में जो थप्पा लगा था यादव वाला, इसमें बदलाव होगा कि वही एकदम बदलाव होगा ना, समझ जाइए, सबका विकास होगा, एकदम फिक्स है। सरकार बन जाए अखिलेश यादव तो अतिरन करवा लोगे? अरे भैया अति ना हुई ना अति का। अब सरकार किसी की बदले, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों की जो एक राय होती है, एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं युवा जो हैं आप अपनी बात कर रहे हैं, और किसी के लिए रोजगार मुद्दा है तो किसी के लिए धर्म मुद्दा है, तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव अब होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो दल बदलू नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो जब अपनी डमरू बजाती हैं तो वहाँ रोजगार के मुद्दे छिप जाते हैं, धर्म और जाति आगे आ जाता है। तो आप तमाम खबरों के लिए अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।